नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन आज राजनीतिक दलों के साथ करेंगे बैठक में बीजेपी, कांग्रेस, सपा और आप समेत सभी दलों के नेता होंगे शामिल। मोदी कैबिनेट की अहम बैठक आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होगी। बैठक कई अहम मुद्दों पर बैठक में होगी चर्चा। 3 दिवसीय ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो सकता है रक्षा क्षेत्र में समझौता। बिहार चुनाव के लिए आज सीट शेयरिंग का ऐलान कर सकता है इंडिया ब्लॉक। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीट बंटवारे का ऐलान कर सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर मामले पर होगी सुनवाई। कल ही हुआ था बिहार में चुनावी तारीखों की घोषणा। कैलिफोर्निया में हाईवे पर हेलीकॉप्टर क्रैश, कई लोगों के हताहत होने की खबर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और देश की बात की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है। तो 11 बजे पीएम मोदी कैबिनेट की आज जो अहम बैठक होगी, पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक होने वाली है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है और 11 बजे इस बैठक की शुरुआत होगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय कैबिनेट की आज अहम बैठक तो सुबह 11 बजे कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और इस बैठक की शुरुआत 11 बजे से होगी। इस बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। 11 बजे इस बैठक की शुरुआत होगी। और अब खबर बलिया से है। बलिया से खबर आपको बता रहे हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आज बलिया दौरा है। तो दोपहर 1:40 पर बलिया पुलिस लाइन पहुंचेंगी राज्यपाल। दोपहर 2:05 पर पुलिस लाइन से जेएनसीयू पहुंचेंगी और इसके बाद 2:20 पर विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होंगी। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होंगी। मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत भी शामिल होंगे। तो 19,560 विद्यार्थियों को उपाधि देंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। और इसी के साथ आपको बता दें, स्नातक के 15,878 और परास्नातक के 3,682 विद्यार्थी शामिल होंगे। तो उपाधि प्राप्त करने वालों में 62% छात्राएं, जबकि छात्रों की संख्या 38% है। तो दीक्षांत समारोह में शामिल होने वाली हैं। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, शाम 5 बजे बलिया से वाराणसी के लिए प्रस्थान करेंगी। तो आज बलिया के दौरे पर हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कृष्णकांत पांडे जुड़ चुके हैं। कृष्णकांत, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज बलिया के दौरे पर हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, दीक्षांत समारोह में शामिल होने वाली हैं,
क्या कुछ है इस समारोह से जुड़ी पूरी जानकारी आपके पास? जी तानवी, आपको बता दें कि बलिया में जो यानी आज 7 अक्टूबर को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 13:40 पे पुलिस लाइन में पहुंच जाएंगी। वही उनका पुलिस लाइन से जनसीयू के लिए निकलेंगी, जहां उनका 14:20 पे जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होंगी और विश्वविद्यालय के 7वां दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में वो शामिल होकर मुख्य अतिथि में इसमें पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत भारत के जो आई मैन है वो भी शामिल रहेंगे। विद्यार्थियों को दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में उनको उद्बोधन किया जाएगा और योगेंद्र उपाध्याय, जिसमें उत्तर प्रदेश से उच्च शिक्षा मंत्री जो योगेंद्र उपाध्याय है वो अति विशिष्ट अतिथि है, और जब उनके साथ ही उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनीकांत तिवारी विशिष्ट अतिथि के रूप में वो भी शामिल होंगे। इसमें यह है कि जो विद्यार्थी है उसमें 19,560 उपाधि उनको प्रदान की जाएगी। इसमें ये किया गया है कि पुलिस प्रशासन के तौर पे पुलिस विभाग और डीएम ने मौके पे जायजा भी लिया था और इसी को लेकर शहर की जो व्यवस्थाएं हैं, ट्रैफिक व्यवस्थाएं हैं, उसको रूट डायवर्जन किया गया है। ठीक है कृष्णकांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बलिया से खबर आपको बता रहे हैं, आज बलिया के दौरे पर हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। और अब खबर वाराणसी से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश, सरकारी जमीनों से तत्काल प्रभाव से हटाएं, गरीबों की जमीन पर कोई कब्जा न करने पाए, ग्राम पंचायत सचिवालय से निवास आए जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने की व्यवस्था हो। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहर के अंदर अच्छी सड़क, समुचित साफ सफाई, ड्रेनेज व्यवस्था सही करने को कहा और बोले इससे लोगों को अलग आनंद की ही अनुभूति हो। मुख्यमंत्री ने पीएम सूर्य घर योजना की बेहतर प्रगति सुनिश्चित किए जाने के साथ ही अधिक से अधिक सोलर पैनल इंस्टॉल कराए जाने पर जोर दिया। दीपावली एवं देव दीपावली के दृष्टिगत घाटों के साथ ही गलियों व सड़कों की साफ सफाई सुनिश्चित हो। सीएम योगी ने दाल मंडी सड़क निर्माण कार्य को मिशन मोड में कराए जाने के निर्देश भी दिए। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की है, इस बैठक जुड़ी क्या कुछ जानकारी है, क्या निर्देश इस बैठक के बाद निकलकर सामने आए हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बनारस में जो है एक समीक्षा बैठक की और बैठक के अनुसार जो है उन्होंने कई आदेश जो है जारी किए, जिसमें सबसे पहले गरीबों की जमीन पर किसी प्रकार से कोई भी भू माफिया कब्जा न कर पाए, इसके निर्देश उनके द्वारा जारी किए गए। और साथ ही उनके द्वारा कहा गया कि ग्राम पंचायत सचिवालय से निवास आय और जाति प्रमाण पत्र जो है जल्द से जल्द जारी किए गए। साथ ही साथ उनका सबसे बड़ा फोकस जमीन कब्जे के साथ साथ जो है जिस प्रकार से सफाई और सड़कों को लेकर के आदेश दिया गया, उनके साथ तौर से कहना था कि जिस प्रकार से जो सड़कें बारिश की वजह से जो है बारिश हो गई हैं, उन सड़कों को तत्काल प्रभाव से बिल्कुल सही किया जाए। साथ ही साथ अगर हम पैनल और इन सब की चीजों को लेकर कहें तो उन्होंने सोलर पैनल के लिए भी उनके द्वारा आदेश दिए गए और हर एक पहलू के तहत जो है दीपावली की दृष्टि से जो है हर गलियों में सफाई के जो आदेश दिए गए कि गलियों में जो है सफाई होनी चाहिए दीपावली के अवसर पर। तो
त्योहार के मद्देनजर जमीन कब्जे और जो प्रमाण पत्र जो सरकार के द्वारा जो जारी होते हैं, उनके सभी प्रकार से हर एक पहलू पे जो है समीक्षा बैठक के दौरान जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो है आदेश पारित किए गए हैं। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये वाराणसी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां समीक्षा बैठक में सीएम योगी की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं। और अब खबर बलिया से है, जहां बलिया में बदमाशों के हौसले बुलंद हुए हैं। तो बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मारी है। घायल युवक के कंधे में गोली लगी है। फिलहाल घायल युवक को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो बलिया से खबर आपको बता रहे हैं, सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गढ़वार थाना क्षेत्र के सिंघाचवर खुर्द का ये मामला आपको बता रहे हैं। फिलहाल युवक का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। तो युवक के कंधे में गोली लगी और फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। और मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बलिया से खबर आपको बता रहे हैं, फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। तो गढ़वार थाना क्षेत्र के सिंघाचवर खुर्द का ये मामला आपको बता रहे हैं। बलिया में बदमाशों के हौसले हुए बुलंद। बाइक सवार बदमाशों ने युवक को गोली मारी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कृष्णकांत पांडे जुड़ चुके हैं। कृष्णकांत, जिस तरीके से बदमाशों ने युवक को गोली मारी है, इस मामले में क्या जांच पड़ताल में निकलकर सामने आया है? जी, जैसा कि आपको बता दें कि ये घटना कल की है, जब आपस में ये लोग दो लोग थे और नशा कर रहे थे। जबकि इस मामले में पुलिस अभी मुकदमा दर्ज की है। ये घटना कल शाम की बताई जा रही है, जहाँ पे एक गढ़वार थाना क्षेत्र के खुर्द गांव है, वहाँ पे दोनों लोग बैठ के आपस में अल्कोहल ले रहे थे। जहाँ की वहाँ जब ये आपस में किसी भी विवाद को लेकर ये दोनों आपस में झगड़ा कर दिए। जैसा कि वो देखा जा रहा है कि पुलिस का कहना है कि आनंद ग्रामीणों के युवक को अस्पताल भेज दिया गया था। इन लोगों को ट्रामा सेंटर में वहाँ से रेफर कराया गया, फिर वहाँ से ट्रामा सेंटर में इन लोग का इलाज चल रहा है। जबकि यहाँ पे पुलिस प्रशासन अभी जांच पड़ताल कर रही है। ठीक है युवक को हिरासत में लेकर। ठीक है कृष्णकांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
सूरत थे, हम था, 3 आदमी थे, पल्सर गाड़ी थी। तो मैं सिंहा चौटी पे गए थे। उसके बाद जो भी खाना पीना ये कुल करते करते हम लोग घर लौट रहे थे से जैसे हम लोग पार कर रहे थे, उसके बाद धड़ाधड़ गोली चली। जब गोली चली तो मैं तो ये तो बीच में बैठा था, मैं चला रहा था, जिसकी गाड़ी है वो पीछे बैठा था। वहीं सिंहाचौर खुर्द में चटी से बाहर वहाँ पे हम लोग जैसे रिटर्न कर रहे हैं अंदर गांव घर को जाने के लिए, वहाँ पे एक फायरिंग हुई। हमारा 3 आदमी थे, लेकिन उसमें क्या हुआ कि लोग आए तो पूरा ये बीच में था। तो माना तो भाई सबको माना था, ये बीच में सीधा है यहाँ पे। इन लोग क्या कर, हम लोग इस साइड से जा रहे थे, वो गाड़ी जो है इस साइड से लगा के यहाँ मार दिया। तो देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं सीतापुर की। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दबंगों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की है। 2 लोगों पर घर में घुसकर तोड़फोड़ करने का आरोप लगा है। शिकायत पर पहुंची पीआरवी ने आरोपी को गिरफ्तार किया, तो पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया है। आपको बता दें, पैसे के लेन देन को लेकर ये विवाद बताया जा रहा है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दबंगों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की। 2 लोगों पर घर में घुसकर तोड़फोड़ करने का आरोप लगा है। तो शिकायत पर पीआरवी ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। पैसे के लेन देन को लेकर ये विवाद बताया जा रहा है। शहर कोतवाली के मोहल्ला पूड़ागिरी नगर का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां दबंगों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया है और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पैसे के लेन देन को लेकर यह विवाद हुआ। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दबंगों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की। 2 लोगों पर घर में घुसकर तोड़फोड़ करने का आरोप लगा है। आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं चंदौली की, जहां चर्चित गौ तस्करी वसूली कांड में बड़ा एक्शन सामने आया है। 2 पुलिसकर्मी भाइयों पर पशु तस्करी का आरोप लगा। सैयद राजा थाने के चर्चित गौ तस्करी वसूली कांड में बड़ा एक्शन। आरक्षी सत्येंद्र यादव का भाई सिपाही धर्मेंद्र यादव गिरफ्तार किए गए हैं। कुछ दिन पहले धर्मेंद्र यादव को लाइन हाजिर किया गया था। गौ तस्करों से वसूली कर गाड़ियां पास कराने का आरोप है। जांच में मिले हैं पुख्ता सबूत, तो एसपी ने गिरफ्तारी का आदेश दिया। सैयद राजा थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। गिरफ्तारी के बाद थाने से भागने का प्रयास भी करने का आरोप है। तो ड्यूटी पर तैनात सिपाही से बदसलूकी का भी आरोप। पुलिस महकमे में इस मामले को लेकर हड़कंप मचा है और फिलहाल इस मामले को लेकर जांच जारी है। चंदौली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ड्यूटी पर तैनात सिपाही से बदसलूकी का भी आरोप है। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और जांच जारी है।
तो चर्चित गौ तस्करी वसूली कांड में बड़ा एक्शन सामने आया है। चंदौली से खबर आपको बता रहे हैं। 2 पुलिसकर्मी भाइयों पर पशु तस्करी का आरोप लगा है और फिलहाल दोनों को हिरासत में लिया गया है। और अब बात कर रहे हैं कानपुर की, जहां भगवान महर्षि वाल्मीकि जयंती का 28वां वर्षगांठ इस बार और भी खास बन गया है। जहां एक ओर पूरे उपवन में भव्य महाआरती और सजावट का नजारा देखने को मिला, वहीं दूसरी ओर 85 जोड़ों के सामूहिक विवाह ने इस आयोजन को सामाजिक संदेश से भी जोड़ दिया है। आज हमारा 28वां भगवान महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव का दूसरा चरण है। कल अभिषेक हुआ था, आज महाआरती का कार्यक्रम है। हमने बनारस और संगम जैसी आरती को यहाँ प्रस्तुत किया है। 85 जोड़ों का सामूहिक विवाह भी हुआ है और ये हमारे लिए गर्व और सौभाग्य का दिन है। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर अमृतसर से है, जहां अमृतसर इलाके के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 3 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ये दर्दनाक हादसा उस समय हुआ जब बाबा बुड्ढा साहिब जी के मेले से लौट रही बस की छत पर बैठे यात्री BRTS लेन में बने लालटेन से टकरा गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये बस मुक्तसर साहिब से अमृतसर में बाबा बुड्ढा साहिब का मेला देखने आई थी। मेला खत्म होने के बाद जब बस श्रद्धालुओं को वापस ले जा रही थी तो ड्राइवर ने बस को तेजी से BRTS लेन में डालने की कोशिश की। बस की छत पर लगभग 15 यात्री बैठे थे, जिन्हें पता ही नहीं चला कि आगे एक लालटेन आ रही है। छत पर बैठे यात्री लालटेन से टकरा गए, जिससे 3 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। हादसे के बाद भी ड्राइवर को इसका एहसास नहीं हुआ और वो बस चलाता रहा। हालांकि एक प्रत्यक्षदर्शी कार चालक ने बस चालक को दुर्घटना के बारे में बताया, जिसके बाद बस को रोका गया। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हाँ जी मना किया ਇਹਨੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਆਏ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੱਸ ਹੈ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਰ ਆ ਰਹੇ ਇਹ ਇਧਰੋਂ ਬਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦਿੱਲੀ ਹੋਣਾ ਮੁਕਤਸਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਕਿੰਨੇ ਕ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕ ਸਵਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 40 45 ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਮਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟਾਂ ਫੁੱਲ ਆਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠੇ ਵੀ ਗੱਦੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜਾਾਂਗੇ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਅਸ਼ੋਕ ਲੇਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੱਸ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਗਏ ਸੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਐਸ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲੇਟ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੱਸ ਖਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬੱਸ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੀ 8-10 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਵੀ 1-2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਥੋੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ। 3 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਆ। 3 ਮੁੰਡੇ ਮਰੇ ਜੀ, 3 ਜਣੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੋ ਬੱਸ ਦੀ ਛਾਪੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਬੱਸ ਦੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਸ ਦੇ ਛਾਪੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਲੱਗੇ ਮਨਾ। ਪਰ 12-13 ਜਣੇ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਰ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਲਫਾ 1 ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨਿਓ ਤੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਸ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੱਸ ਮਗੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦੇ ਸਵਾਰੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਜਾ ਹੈਗਾ, BRTC ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਲੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਨਿਕਲੀ ਉੱਤੇ ਲੜਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ 5-6। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ 10-12 ਜਣੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੱਸ ਵੱਜੀ ਆ। ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ 3 ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। खबर देवरिया से है, जहां महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में हुई एक सनसनीखेज घटना ने पूरे अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मेडिकल कॉलेज की 5वीं मंजिल पर बनी विशाल पानी की टंकी से अज्ञात मरीज का शव बरामद हुआ। इस घटना से पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई है और दहशत का माहौल बन गया है। बताया जाता है कि सुबह से ही मरीजों और तीमारदारों ने पानी में तेज दुर्गंध आने की शिकायत की थी। जब पानी की जांच की गई तो टंकी में शव होने की पुष्टि हुई। इसकी जानकारी फैलते ही अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज की न्यू ओपीडी बिल्डिंग के ऊपरी तल पर स्थित पानी की टंकी में एक अज्ञात व्यक्ति के शव के मिलने की सूचना प्राप्त हुई है। प्राप्त सूचना पर मुख्य क्षेत्राधिकारी द्वारा स्थानीय पुलिस व फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचकर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राम आसरे जुड़ चुके हैं। राम आसरे, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि पानी की टंकी में शव निकला है, इस मामले को लेकर क्या जांच पड़ताल हुई है और जांच पड़ताल में क्या बातें निकलकर सामने आई हैं? आपको बता दी, पूरा मामला महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज देवरिया का है, जहाँ विगत लगभग ये पुरानी 5 से 7 दिन पुरानी लाश बताई जा रही है। तो ऊपर 5वीं मंजिल पे बनी मेडिकल कॉलेज की टंकी पे जो है टंकी बनी हुई थी, उसमें एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला, जिसे मरीज और तीमारदार पानी पी रहे थे। पानी पीने से जो है पानी में बदबू आ रही थी, जिसके कारण मरीजों ने वहाँ पे हंगामा किया, लोगों से शिकायत भी की प्रशासन से, मेडिकल प्रशासन से। लेकिन मेडिकल प्रशासन ने सुना कर देर शाम तक जो है CMS SK मिश्रा को जानकारी मिली, तो अपनी पूरी टीम के साथ ये घटनास्थल पे पहुंचे और वहाँ पे पहुंच के जो है वहाँ पे उन्होंने जायजा लिया और देखा तो उसमें जो है एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिसको काफी मशक्कत के बाद अग्निशमन केंद्र के अधिकारी और पुलिस अधिकारी ने मिलकर उसको जो है डेड बॉडी को निकाला। तो उसके बाद से राहत की सांस ली। जांच की यह शव जो 5वीं मंजिल पे 10 फीट गहरे पानी की टंकी में कैसे पहुंचा, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। जी ठीक है राम आश्रय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। मिला है, 100 मिल गया।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में बच्चों के लिए जानलेवा साबित हुए कोल्ड्रिप कफ सिरप की बिक्री और वितरण पर पूर्ण रूप से रोक लगा दिए जाने के बाद शासन एवं खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन विभाग द्वारा उक्त कफ सिरप के नमूने संग्रह कर जांच के लिए राजकीय प्रयोगशालाओं में भेजने के संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। शासन के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन FSDA ने सभी जिलों के औषधि निरीक्षकों को सख्त निर्देश जारी किए। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन FSDA के सहायक आयुक्त दिनेश कुमार तिवारी ने जारी आदेश में कहा कि दवा दुकानों, अस्पतालों और गोदामों पर सघन अभियान एवं छापेमारी की जाए। कोल्ड्रिप सिरप एवं अन्य संदिग्ध सिरप व दवाओं के नमूने लेकर तत्काल लखनऊ स्थित राजकीय प्रयोगशाला में भेजे जाएं। इस दौरान किसी भी स्तर पर उक्त सिरप की बिक्री या वितरण न होने दिया जाए। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन FSDA के सहायक आयुक्त दिनेश कुमार तिवारी द्वारा जारी किए गए आदेश के क्रम में फर्रुखाबाद के औषधि निरीक्षक डॉक्टर परमेश कुमार द्विवेदी द्वारा फर्रुखाबाद जनपद के कस्बा कमालगंज, रजीपुर, मेहरुपुर, रावी एवं आसपास स्थित आधा दर्जन मेडिकल स्टोरों पर अचानक छापेमारी गहनता से जांच पड़ताल की गई है। जांच पड़ताल के दौरान औषधि निरीक्षक डॉक्टर परमेश कुमार द्विवेदी द्वारा विभिन्न मेडिकल स्टोरों से संदिग्धता के आधार पर सिरप व दवाओं की जांच हेतु 4 नमूने संग्रहित किए गए हैं। ऐसा संज्ञान में आया है कि जो कॉकटेल कफ सिरप है उसके सेवन से कुछ राज्यों में बच्चों की मृत्यु का मामला सामने आया है। उसी क्रम में आज फर्रुखाबाद के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कि रजीपुर, कमालगंज इत्यादि क्षेत्रों में, उसके आसपास के क्षेत्रों में सघन औचक निरीक्षण किया गया और जो संदिग्ध औषधियाँ प्रतीत हो रही थी उनके नमूने जांच एवं विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला को भेजे जा रहे। जो मेडिकल स्टोर संचालक नियमानुसार क्रय और विक्रय का अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके हैं, उन्हें चेतावनी दी गई है। उनको 1 सप्ताह का समय भी दिया गया है कि उन कमियों को दूर कर लें। और अब खबर बांदा से है, जहां दशहरा सिर्फ एक दिन का पर्व नहीं बल्कि एक सप्ताह तक चलने वाला उत्सव है, जो अपनी अनूठी परंपराओं और भव्य आयोजनों के लिए जाना जाता है। देश भर में जहां दशहरा भगवान श्री राम की लंका विजय और रावण के अंत के रूप में एक दिन के लिए मनाया जाता है, वहीं बांदा में ये त्यौहार एक अलग ही रंग में रंगा जाता है। यहाँ हर दिन अलग अलग क्षेत्रों में रावण दहन के साथ दशहरा मिलन की परंपरा निभाई जाती है, जो सामाजिक एकता और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है। श्री राम की कर्मभूमि से जुड़ा इतिहास बुंदेलखंड का बांदा जिला और इससे अलग होकर बना चित्रकूट जिला भगवान श्री राम की कर्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध है। नहीं मनाया जाता था। उत्तर प्रदेश में तो एक दिन होता है, लेकिन बांदा में क्या स्पेशल दशहरा है? जी, बांदा में हर मोहल्ला में ही 5 दिन तक जलता है। कहीं आज यहाँ का हो गया, पिछला वहाँ का हो गया, झील का पूर्वा का हो गया, नीचे साइड का हो गया, सब जगह उनका का हो गया, सब पूरे अपने बांदा में 5 दिन तक जलेगा। सर यहाँ हर मोहल्ले में अलग अलग होता है।
निमनी पर बाबूलाल चौराहा, आपके काले कुआं और आपके ये केवटरा, उसके बाद आ जाता है इंदन, ये काशीराम कॉलोनी। तो ये 5वां है दशहरा लास्ट, इसीलिए लास्ट वाला यहीं पे रामर जलता है। ये हमारे बांदा में एक मिसाल नहीं हिंदू मुस्लिम एकता की, और एक हिंदू मुस्लिम सौहार्दपूर्ण हमारी कॉलोनी में ही नहीं बल्कि बांदा में 4-5 दिन से जो दशहरा मनाया जा रहा है, हर समुदाय के लोग सद्भावना और भाईचारे के साथ मिलकर के मना रहे हैं। अभी इससे पहले जुलूस गौसिया भी हुआ, उसमें भी हमारे हिंदू समुदाय के लोगों ने भी हिस्से लिए, लंगर का एहतमाम किया है। और आज ये रावण वध में और जो दंगल हुआ है, आज इससे सारे लोग प्रसन्नित होकर के, और ये रावण जलाने की जो परंपरा चली आ रही है, ये सबको मालूम है कि हमारे राम सीता जी का हरण किया था इन्होंने, राम की पत्नी का। इस वजह से सारे लोग आक्रोशित होकर के, और इन्होंने जो विद्वान होने का एक सर्टिफिकेट ले रखा था, उन्होंने ऐसा घिनौना काम किया था जिसको जलाने की नौबत आ गई। और अब खबर ललितपुर से है, जहां ताजा मामला थाना जखौरा अंतर्गत बांसी क्षेत्र का है, जहां एक 18 वर्षीय युवती ने 2 युवकों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है। बताया गया कि वो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने जा रही थी और रास्ते में उसे 3 महीने पुराना परिचित नितिन ठाकुर मिला। उसने युवती को अपनी गाड़ी में बैठा लिया और बबीना तरफ ले गया। रास्ते में बारी बारी से ड्राइवर और नितिन ठाकुर ने उसके साथ दुष्कर्म किया एवं चाकू से जान से मारने का भय दिखाकर हाईवे पर छोड़कर चला गया। शिकायत के आधार सुसंगत धाराओं में मामला पंजीकृत कर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया कि उसके साथ 2 इस सूचना पर थाना जखौरा पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्राथमिक जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि पीड़िता पिछले 2-3 माह से अभियुक्त को जानती थी तथा लगातार मोबाइल से संपर्क में थी। यह भी तथ्य आया कि पीड़िता अपनी इच्छा से ही अभियुक्त की गाड़ी में बैठी थी। और अब खबर सिरसा के रायपुर गांव से है, जहां गांव का मुख्य बस स्टैंड अपनी भव्यता व सुंदरता के कारण सहज ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आपको बता दें कि सरपंच कविता बेनीवाल ने कड़ी मेहनत व लगन के बलबूते लाखों रुपए खर्च कर मुख्य बस स्टैंड पर रंग रोगन कर उसे आकर्षक स्वरूप प्रदान किया है। इतना ही नहीं, यात्रियों के बैठने के लिए भी कुर्सियों की व्यवस्थाएं कराई गई हैं। बस स्टैंड पर शिक्षाप्रद भित्ति चित्र भी लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। रायपुर सरपंच कविता बेनीवाल ने बताया कि गांव के विद्यालय में पहले शेड का अभाव था। विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को खुले में धूप में प्रार्थना करनी पड़ती थी। अब सरपंच ने अथक प्रयासों से पंचायत राज के तहत विद्यालय में शेड का निर्माण कार्य करवा दिया है। पे बहुत अच्छी भी मान लो चित्रकारी करवाई है, जिससे कि गाँव वालों को भी प्रेरणा मिले कि नशे से दूर रहे। इस तरह से बहुत अच्छी मान लो भी चित्रकारी करवाई है, उसको रिपेयर करवाया है। आंगनबाड़ी केंद्र भी काफी हाँ जी, आंगनबाड़ी केंद्र में भी हमने उसकी रिपेयरिंग करवाई है और वहाँ भी चित्रकारी करवाई है। और क्या क्या ऐसे काम है जो गांव में विकास कार्य करवाए गए? सर हमने गांव की गलियां हैं जो वो पक्की करवाई है, लगभग सारी हो चुकी है। जो 1-2 है वो अभी करवा रहे हैं। और
शमशान भूमि है, उसमें भी हमने वो जो कच्चा रास्ता था उसको पक्का करवाया है। और स्कूल में जो बच्चों के लिए है ना शेड है, तो वहाँ पहले भी बच्चे धूप में प्रेयर करते थे, तो अब वहाँ पे शेड लगवा दी है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर लखनऊ से है, जहां सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन हाईकोर्ट पहुंचा है। नगर निगम की कब्जे की कार्रवाई को चुनौती दी है। लखनऊ पीठ में दायर की गई है याचिका। तो सहारा का आरोप है कि बिना पक्ष सुने जबरन कार्रवाई, निगम के आदेशों को रद्द करने की भी मांग की है। तो सहारा ने कोर्ट में बताया पहले से स्थगन आदेश, आर्बिट्रेशन में लीज बढ़ाने के निर्देश भी मिले, आदेशों की अनदेखी कर कार्रवाई का आरोप लगाया है। सहारा शहर को नगर निगम ने सील किया था और इसी हफ्ते हो सकती है कोर्ट में सुनवाई। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, निगम के आदेशों को रद्द करने की मांग की गई है। तो सहारा ने कोर्ट में बताया पहले से है स्थगन का आदेश, आर्बिट्रेशन में लीज बढ़ाने के निर्देश भी मिले हैं। तो इस मामले को लेकर इसी हफ्ते कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सहारा शहर को नगर निगम ने सील किया था और इसी हफ्ते कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। तो लखनऊ से ये हम जानकारी आपको बता रहे हैं। सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन हाईकोर्ट पहुंचा है, नगर निगम की कब्जे की कार्रवाई को चुनौती दी है। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पेपर स्ट्रॉ बनाने वाली कंपनी में आग लगी है। पेपर स्ट्रॉ बनाने वाली कंपनी में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। कंपनी के तीनों फ्लोर पर आग लगी थी। दमकल की 15 गाड़ी ने आग पर काबू पाया है। ग्रेटर नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कंपनी के तीनों फ्लोर पर आग लगी थी और फिलहाल दमकल की 15 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तो ग्रेटर नोएडा से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पेपर स्ट्रॉ बनाने वाली कंपनी में लगी आग। पेपर स्ट्रॉ बनाने वाली कंपनी में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। तो फिलहाल दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कंपनी के तीनों फ्लोर पर आग लगी है और शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। थाना इकोटेक थर्ड के अंतर्गत में हम लोग को लगभग 3 बजे रात को सूचना मिली कि यहाँ पे आग लगी है। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने यहाँ पे गाड़ियाँ भेजी। यहाँ आके 2 गाड़ियाँ आई। यहाँ आके देखा गया कि आग 3 फ्लोर पर लगी हुई है। ये G+2 की बिल्डिंग बनी हुई है। स्ट्रॉमैन पेपर जिसमें कि
जो फ्रूटी के स्ट्रॉ हैं पेपर से बनते थे, उसकी वजह से आग काफ़ी फैली है। पेपर की वजह से हमारे कर्मचारियों ने आग बुझाना चालू किया है। लगभग 15 गाड़ियों की मदद से आग को पूर्णतः बुझा दिया है। कूल डाउन की प्रक्रिया चालू है। आगे बढ़ती खबरों में अब बात करें हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन हाईकोर्ट पहुंचा तो नगर निगम की कब्जे की कार्रवाई को चुनौती दी है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ पीठ में दायर की है याचिका। तो सहारा का आरोप है कि बिना पक्ष सुने जबरन कार्रवाई की गई। निगम के आदेशों को रद्द करने की मांग की है। सहारा ने कोर्ट में बताया पहले से स्थगन आदेश। तो आदेशों की अनदेखी कर कार्रवाई का आरोप लगाया है और माना जा रहा है कि इसी हफ्ते हाईकोर्ट इस मामले को लेकर सुनवाई कर सकता है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इसी हफ्ते हो सकती है कोर्ट में सुनवाई। तो सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन हाईकोर्ट पहुंचा। नगर निगम की कब्जे की कार्रवाई को चुनौती दी है, इसी को लेकर याचिका दायर की है। लखनऊ से खबर आप बता रहे हैं, सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन हाईकोर्ट पहुंचा। लखनऊ पीठ में याचिका दायर की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन हाईकोर्ट पहुंचा है और माना जा रहा है कि इसी मामले को लेकर इसी हफ्ते में सुनवाई हो सकती है। मनीष जी, प्रकार से देखा जाए, नगर निगम ने जो कल जो है सहारा शहर पर पूरी तरीके से जो है वहां पर अपना कब्जा कर लिया है। और जिस प्रकार से सहारा है कि नगर निगम की जमीन की लीज खत्म होने के बाद जो है सारा नगर निगम के द्वारा ये कदम उठाया गया था। सहारा शहर में करीब 6 गेट हैं। 6 गेट में से 5 गेट पे जो है ताला लगा करके नगर निगम ने सील किया है। हालांकि अभी एक गेट खुला हुआ है, क्योंकि वहां पर गाय और कुछ पशु वहां पे पले हुए हैं, तो उनको चारा और उनकी सुविधा के लिए उस गेट को रखा गया है। और बाकी कहा जाए, जिस प्रकार से सहारा ने नगर निगम के बाद के इस कदम के बाद जो है हाईकोर्ट का रुख किया है, हाईकोर्ट में अपनी अपील दायर की है और माना जा रहा है कि इसी हफ्ते में जो है इस पर सुनवाई होगी। जिस प्रकार से नगर निगम के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, जो नोटिस जारी किया गया, उसको रद्द करने की मांग की गई है। तो कह सकते हैं जिस प्रकार से ये मामला जो है निचली अदालत में पहले से ही चल रहा था, लेकिन नगर निगम के द्वारा इस प्रकार से ये पहल करने के बाद जो है अब सहारा
की तरफ से जो हाईकोर्ट की अपील की गई है। अब ये देखना है कि सुनवाई की तारीख कब की आती है और उसके बाद क्या फैसला होता है। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन हाईकोर्ट पहुंचा है। निगम के आदेशों को रद्द करने की मांग की है और माना जा रहा है कि इसी हफ्ते इस मामले को लेकर सुनवाई हो सकती है। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।